हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज आप लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। मोस्ट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो नीट के अंदर यहाँ से आते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं। तो आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 नंबर चैप्टर 11th NCERT हिंदी मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बताया था लिनियस ने। देखो उससे पहले भी जब अपन लोग वर्गीकृत करते थे इनको, तो नॉर्मली अपन लोग बाहर से देखने पर यानी प्लांट्स को बाहर से देखने पर उसके किस तरह के वो दिखते हैं तो एक्सटर्नल करेक्टर के बेसिस पे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, क्लासीफाई करते थे। लेकिन यही करेक्टर सफिशिएंट नहीं है इनको क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है ना। ये सारे काम किसने किए थे? अरस्तु ने किए थे। सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था ट्री, शर्ब और हर्ब के बारे में। अगर आपसे पूछे सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो भैया अरस्तु का आपको नाम लेना है, जिन्होंने प्लांट्स के अंदर तो टर्म्स यूज किया था। क्या क्या? एक तो वृक्ष यानी कि ट्री, झाड़ी हो गया, ठीक है, शर्ब हो गया और हर्ब हो गया, इनके अंदर क्लासीफाई किया था। वहीं अगर बात करें प्राणियों के अंदर यानी कि एनिमल के अंदर, तो उन्होंने इसको क्लासीफाई किया था 2 पार्ट के अंदर। एक तो रेड ब्लड था उनके अंदर, और सेकंड थिंग आता है जिनमें रेड ब्लड अब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो रेड ब्लड के प्रेजेंस के अंदर और एब्सेंस के अंदर उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। किन्होंने किया था बच्चों? याद रखना अपन को, अरस्तु ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं लीनियस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कौन सा आएगा? लीनियस का क्लासिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पूछे तो किन्होंने दिया था बच्चों? याद रखना, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने इसको क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो प्लांटी यानी जिसके अंदर प्लांट को अपन लोग रखते हैं, और एक होता है एनिमेलिया जिसके अंदर अपन लोग एनिमल्स को रखते हैं। तो 2 किंगडम के अंदर उन्होंने इसको डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। ओके अब इसका ड्रॉबैक क्या क्या था, इसकी कमी क्या क्या थी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बताया था, यानी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में इन्होंने बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिया था ना, इसके बारे में कुछ इन्होंने बताया था। साथ ही साथ इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कोई डिफरेंस नहीं दिया था, कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसके साथ साथ इन्होंने ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप के बारे में भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी, ना ही उन्होंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया था, ठीक है। सेकंड थिंग बात करते हैं, इसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं दे रखा। अगर आपसे पूछे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था बच्चों, आपको याद रखना, हैक्कल ने दिया था, ठीक है। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था क्योबलैंड ने दिया था। और वही बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपको याद ही होगा RH टेकर ने इसको क्लासीफाई किया था, ठीक है। ओके अब देखो, उनको क्लासीफाई करने के लिए केवल एक्सटर्नल करैक्टर ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे करैक्टर हैं जो जरूरी होता है। जैसे कि इनके अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है? सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सेल वॉल के करैक्टर हो गए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटाट हो गया। तो लॉट ऑफ ये जो जानकारी होती है इनके बेसिस के ऊपर भी अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सिंगल अपन बाहर से देखने पर ही इनको क्लासीफाई नहीं कर सकते, इनको क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। इन सभी को इंक्लूड करके अपन लोग इनको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे जो क्लासिफिकेशन थे वो बढ़ते गए। 2 से क्या आ गया? 3 किंगडम, देन 4 किंगडम, देन 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने इस सिलेबस के अंदर कंप्लीटली दे रखा है। अच्छा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, ठीक है, अगर आपको पता होगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जो कि कार्ल वोज ने दिया था, ठीक है। लेकिन इतना अपन को नहीं पढ़ना, अपन नॉर्मली NCERT को रिवाइज करें, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर ये एक टेबल दे रखी है जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के है। तो इसके अंदर क्या क्या करैक्टर उन्होंने लिया था इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। सेलुलर सेल के जो टाइप होते हैं, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल के बेसिस पर, ठीक है। जो केंद्रक झिल्ली होती है यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके प्रेजेंस के आधार पर, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो अपन लोग कोरिलेट कर सकते हैं ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और अगर प्रोकैरियोटिक होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर अपन लोग देखने वाले, इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने वाले, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारे बेसिस जो करैक्टर थे इनको क्लासीफाई करने के लिए ये सभी करैक्टर RH टेकर ने इसके अंदर इंक्लूड किया था और अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 5 किंगडम के अंदर पहला क्लासिफिकेशन कौन सा था? पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा था। और दूसरा किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम कौन सा हो गया बच्चों? फंजाई। एंड फोर्थ किंगडम कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? प्लांटी। एंड 5 किंगडम के अंदर क्या रखा उन्होंने? एनिमेलिया रखा। इस चैप्टर के अंदर अपन लोग देखने वाले मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है। इसके आगे वाले चैप्टर में आता है प्लांटी और इसके आगे वाले चैप्टर में आता है एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम आता है।
ठीक है। तो नॉर्मली ये जो टेबल अपन को दिख रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो सेल का टाइप कुछ है, तो मोनेरा के अंदर ही प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सभी के अंदर कैसा है, यूकैरियोटिक 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 होता है, ठीक है ना। तो सेल टाइप कैसा होता है, मोनेरा को छोड़ के सभी के अंदर यूकैरियोटिक होता है। अगर सेल वॉल की बात करें तो इनके अंदर ध्यान से समझना पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, साथ ही साथ ये एमिनो एसिड की होती है। मैं आपको बता दूं मोनेरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल वॉल मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछे तो पेप्टिडोग्लाइकॉन अपन को बताना है। प्रोटिस्ट के अंदर सभी में सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि प्रोटिस्ट जो किंगडम होता है ये कभी किधर अपन इसको रख दिया था, कभी किधर, यानी कुछ करैक्टर इनके प्लांटी जैसे सिमिलरिटी शो करता है, कुछ करैक्टर एनिमैलिया से सिमिलरिटी शो करता है। तो कभी तो अपन इसको प्लांट्स में रख देते हैं, कभी इसको एनिमैलिया में रख देते हैं, लेकिन अब इसको अलग से किंगडम बना दिया गया है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा नाम का जो किंगडम है वो इसी के लिए स्पेसिफिक दे रखा है। तो इसके अंदर सभी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ के अंदर सेल वॉल होता है और कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। फंजाई की बात करें तो सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें यह भी लिख लेना काइटिन के सेल वॉल बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है, काइटिन के सेल वॉल बनी होती है। तो अपन को याद रखना काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की फंजाई के अंदर सेल वॉल बनी होती है। प्लांटी के अंदर आपको पता है सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमैलिया यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर एब्सेंट होती है, बाकी सभी में प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ सभी सेल कैसी है, बाकी यूकैरियोटिक दे रखा है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी सिंगल सेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि ये भी याद रखना है लूज टिश्यू होता है इसमें, ठीक है ना। ये क्या है, लूज टिश्यू। साथ साथ ये टिश्यू लेवल का होता है, इसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों ही होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हेटरोट्रॉप भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉप के अंदर ये कीमोट्रॉप यानी कीमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, और ये फोटो ऑटोट्रॉप भी होते हैं। वही अगर बात करें पर्पोसी यानी कि हेटरोट्रॉप के अंदर बात करें तो ये सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही ये परजीवी के रूप में भी रहते हैं, चाहे वो किसी जीव के अंदर हो या फिर किसी जीव के बाहर हो, ठीक है ना। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉप होते हैं मोस्टली, यानी प्रकाश संश्लेषण होती है, साथ ही ये कैसे होते हैं, पर्पोसी होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। वहीं अगर बात करें फंगस तो ये कैसे होते हैं, ये पर्पोसी होते हैं, हेटरोट्रॉपी होते हैं। या तो ये मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या फिर ये लिविंग होस्ट के ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर एज ए परजीवी एज ए पैरासाइट के फॉर्म में अपना फूड ग्रहण करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो सभी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता फोटोसिंथेसिस करते हैं मोस्ट ऑफ। और एनिमैलिया की बात करें तो वो हेटरोट्रॉप होते हैं, जैसे कि अपन लोग जो होते हैं, ठीक है, होलोजॉइक टाइप का उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर संयुग्मन से होता है, ठीक है। इसके अंदर मोनेरा के अंदर इसके अंदर युग्म संलयन एवं संयुग्मन से होता है, बाकी तीनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। RH व्हिटेकर, ये सन भी आपको याद रखना, 1969 RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। सिंपल सी बात है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन सा आप लोगों को पता चल गया होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। क्या क्या बेसिस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस क्या थे। पहला आपको याद रखना सेल स्ट्रक्चर एंड कोशिका संरचना, सेकंड याद रखना थैलस यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संरचना। थर्ड अपन को याद रखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया। फोर्थ अपन को याद रखना रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। एंड 5 अपन को याद रखना फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो ये पॉइंट पेपर को याद रखना। क्या है ये, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि जाति वृत्तीय संबंध अपन को याद रखना है। तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था 5 किंगडम के अंदर, ठीक है ना। तो अपन को ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो इन्होंने क्या रखा था, मोनेरा। बाकी जो यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें यूनिसेलुलर के अंदर तो प्रोटिस्टा आ गया, और मल्टी सेलुलर में क्या आ गया, प्लांटी, फंगस एंड एनिमैलिया आ गया। इतना क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, इससे पहले जो वर्गीकरण पद्धति थी तो उसमें क्या था, जो बैक्टीरिया वगैरह थे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी थे, फंगस थे, मॉसेस फन, जिनमें उसमें एंजियोस्पर्म को किस में रख दिया था, इन्होंने प्लांट्स में रख दिया था। लेकिन ये सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देखोगे इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सब में प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्होंने इनको कहाँ पर रख दिया, प्लांट्स के अंदर रख दिया था, ठीक है, सेल वॉल के बेसिस के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी और ऐसे करैक्टर होते हैं और ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। सेल वॉल है, चलो मान लेते हैं, तभी अब इनको क्या कर दिया था, प्लांट्स में रख दिया था, लेकिन ये सही नहीं है। इनके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे करैक्टर होते हैं जो सिमिलरिटी शो नहीं करते, इसलिए अपन ने इनको अलग अलग किया, सिंपल सी ये बात है। इतना क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर व्हिटेकर ने
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर एस व्हिटेकर कहाँ पर फेल हो गए थे, किस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने एक कैरियर्स के बारे में नहीं बताया, बच्चों याद रखना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आर एच व्हिटेकर कहाँ कहाँ पे फेल हो गए थे, तो बच्चों याद रखना। एक तो इन्होंने एक कैरियर्स के बारे में नहीं बताया, एक कैरियर्स, साथ साथ इन्होंने लाइकेन के बारे में नहीं बताया था, एंड वायरस के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। तो यहाँ पर आर एच व्हिटेकर बेचारे फेल हो जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर हो गया इतना सा, ओके। तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन ने देख लिया था क्या आता है, मोनेरा आता है, जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। वही अगर बात करें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है ना बच्चों, ये अपन को याद रखना है। देखो प्रोटिस्टा जगत के अंदर पहले तो कोशिका भित्ति, यानी मैंने कहा ना कुछ में तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और कुछ में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी कोशिका भित्ति जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला की बात करो तो इनको पहले किस में रख दिया था, प्लांट्स में रख दिया था, ठीक है। प्लांट्स में भी कहाँ, शैवाल यानी एल्गी के अंदर, वापस फिर इनको कहाँ पे लेके आगे, प्रोटिस्टा के अंदर लेके आगे। वही बात करते हैं पैरामीशियम अमीबा, तो इनको पहले किस में रख दिया था, एनिमलिया में रख दिया था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अब वापस इनको कहाँ पे रख दिया था, प्रोटिस्टा के अंदर। जब अपन पढ़ेंगे ना प्रोटिस्टा, तो उसके अंदर आएगा प्रोटोजोआ, जिसके अंदर आपको पैरामीशियम और अमीबा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन लोग, समझना ध्यान से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्लासिफिकेशन केवल अपन बाहर से देखने से नहीं कर सकते, यानी इनके आकार या कायिक या फिर प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उनकी जाति वृत्ति है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जिसको अपन लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल के साथ में कितना वो सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी, यानी कि वो इवोल्यूशनरी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज़ को भी उन्होंने अपना बेस बनाया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले आर एच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तीन अपन लोग इसके अंदर देखेंगे, और प्लांटी किंगडम एंड एलिमेंटा किंगडम आगे वाले 2 अध्यायों में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो मोनेरा किंगडम की बात करते हैं, तो मोनेरा के अंदर अपन लोग सभी बैक्टीरियाज को रखते हैं, समझना ध्यान से। मोनेरा में क्या आएगा, सभी बैक्टीरिया आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपन लोग बात करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। बच्चों याद रखना, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह फैले रहते हैं, ठीक है ना, हर जगह अपन को देखने को मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी एनवायरनमेंट हो, आपको सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स वगैरह वहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो इसके अंदर अपन लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो लाइंस दे रखी है ना, ये क्वेश्चंस में आया हुआ भी है, जैसे कि मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं, गर्म जल के झरनों में मिल सकते हैं, मरुस्थल में मिलते हैं, बर्फ में मिलते हैं, गहरे समुद्र, जैसे कि यानी टिपिकल जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, जहाँ पर अपन लोग सर्वाइव नहीं करते हैं वहाँ पर ये जीवित रह पाते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब ये एवरीवेयर, हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्लासीफाई करें, तो बैक्टीरिया आकार के आधार पर 4 समूह में इनको बांटा गया। पहले बात करें तो ये होता है कोकस। कोकस के अंदर आपको याद रखना स्पाइरल यानी कि स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, ठीक है ना, कोकस के अंदर आता है गोलाकार। देन अपन लोग बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो आप, डिप्लोकोकस, ठीक है ना, क्या आएगा इसका, डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग छड़ाकार, यानी कि इसको अपन लोग बोलते हैं बैसिलस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बैसिलस। ये रॉड शेप होता है बच्चों, कैसा होता है, ये रॉड शेप होता है। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, ई कोलाई, ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या होगा, ई कोलाई। देन अपन लोग बात करते हैं विब्रियम, इसका आएगा जैसे कॉमा शेप के होते हैं, विब्रियो कोलरी, आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हो। देन आता है स्पाइरिलम, ठीक है ना, इसका जो शेप होता है वो स्पाइरल शेप होता है, इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो हेलिकोबैक्टर पायरोली। सिंपल सी बात है, ओके। तो ये चारों डायग्राम जो दे रखे हैं, इन चारों के ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो आपको ये चारों डायग्राम अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, समझना ध्यान से, ये बहुत ही अच्छी लाइन है और ये क्वेश्चंस यहाँ से बनता भी है। बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो देखने में बहुत ही सरल दिखती है अपन को, बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा वो कैसा होता है, जटिल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पॉइंट अपन को डायरेक्टली याद रखना है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर सिंपल होती है, जैसे प्रोकैरियोट, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ होता तो है नहीं। वहीं अगर बात करें अपन लोग इसके बिहेवियर की, तो बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिशन जो होती है उसमें कितनी सारी विविधताएं होती है, ओके।
देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को देखें अपन लोग। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देखते हैं, पोषण वगैरह देखते हैं। तो इसके अंदर ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, जैसे ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। सुनना ध्यान से। ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी, हेटेरोट्रॉफ यानी परपोषी और सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी संबंध बनाकर। तो 3 तरह से ये रह सकते हैं, ओके। तो जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो 2 टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ भी 2 प्रकार का होता है, सेप्रोफाइट जिसको अपन लोग बोलते हैं, एक होता है पैरासाइट जिसके अंदर क्या होता है, देखो सेप्रोफाइट तो होता है जो मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ओके। और पैरासाइट जो होते हैं वो जीवित यानी किसी के होस्ट के अंदर रहकर या फिर किसी के होस्ट के ऊपर रहकर, यानी वो लिविंग होस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एज ए पैरासाइट फॉर्म। सिम्बायोटिक की बात करें तो ये राइजोबियम और लेग्यूम के बीच में इनका रिलेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन ये लेते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर पहला आता है आर्कीबैक्टीरिया। दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कीबैक्टीरिया से भी बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, चलो समझते हैं इसको। आर्कीबैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इसको हिंदी में आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं अपन लोग, ओके। लिविंग एक्सट्रीम कंडीशन, ये विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते, अत्यंत कठिन वास स्थानों यानी कि जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है उनके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोशिका भित्ति की बात करें, यही तो इसका मेन रीजन है, कोशिका भित्ति के कारण ही तो ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पॉलीसेकेराइड, याद रखना बच्चों, पॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन की बनी होती है, साथ ही साथ वो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। कैसी होती है इनकी सेल वॉल, ब्रांच्ड होती है और शाखित होती है। इन्होंने इतना कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप लोग जरूर नोट करना इसके अंदर। देखो 3 तरह से इनके अंदर दे रखा है। पहला तो है हेलोफिलस। हेलोफिलस का मतलब क्या होता है समझना। हेलोफिलस का मतलब होता है जो साल्टी एरियाज या जो लवणीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, हेलोफिलस। थर्मोस्टोफिलस की बात करें जो गर्म जल के झरने में रहते हैं, बच्चों याद रखना, थर्मोस्टोफिलस यानी गर्म जल के झरने में। वहीं अगर बात करें मेथेनोजिनस तो ये मार्सी एरियाज में रहता है, गट ऑफ काउ यानी कि रूमेन के अंदर रहता है, ठीक है, जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर यू बैक्टीरिया की। यू का मीन्स क्या होता है, ट्रू, याद रखना बच्चों, यू मतलब ट्रू। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक बैक्टीरिया। इसकी जो पहचान है वो क्या है, एक तो कठोर सेल वॉल होती है, साथ ही इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये 2 इनके पहचान के कारण हो गए, ओके। देन बात करते हैं इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड है। तो साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनको अपन लोग नील हरी शैवाल भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फूड का फॉर्मेशन ये खुद करते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसा हो गया, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं ये कॉलोनी बना के भी रहते हैं, फिलामेंटस में भी रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी भी बनाते हैं और फिलामेंट में। ये यूनिसेलुलर होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि अपन लोग यूनिसेलुलर ही पढ़ रहे हैं। कॉलोनी बना के भी रहते हैं और ये फिलामेंटस यानी तंतुमय अवस्था में भी ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, ये फिलामेंटस का है, जिसके अंदर किसका है, ये नोस्टो का डायग्राम है। आप देख रहे हो इसके बाहर एक श्लेष्मा के आवरण बना हुआ है, ठीक है, एक श्लेष्मा के आच्छाद बना हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर ये प्रदूषित जल होता है, उसमें बहुत ज्यादा ये फैले रहते हैं, यानी कि ये साफ जल के अंदर अपन को देखने को नहीं मिलते। याद रखना ये कहाँ पे ज्यादा फलते फूलते हैं, तो जो प्रदूषित जल होता है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टोगेनाबिना की बात करते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, किसके थ्रू, हेटेरोसिस्ट। याद रखना यहाँ पर क्या है बच्चों, हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा ये फिक्सेशन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये एच शेप का होता है। कैसा होता है, अगर आपसे पूछे तो कौन से शेप का होता है, ये एच शेप्ड का होता है, जिसको अपन लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एनाबिना नॉस्टो का आप एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। साथ साथ बात करता हूं तो ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि रिसाइकिल और न्यूट्रिशन यानी पोषकों का पुनर्चक्रण के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। पोषकों का पुनर्चक्रण भी ये करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, एटीपी उत्पादन के लिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, जैसे कि कौन कौन से साइकिल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बात करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पहली बात तो ये प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दिस सेकंड थिंग बात करते हैं तो मैक्सिमम जो होते हैं इनके अंदर भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैसे होते हैं, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके यूजेस क्या है, जैसे कि कर्ड यानी दही का निर्माण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, कर्ड दही का निर्माण करना, एंटीबायोटिक
नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह हो गया, ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट भी इसके, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके हार्मफुल फिशेस हो गए, तो इनके आप याद रखना। जो कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरे इसको डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये पैथोजन होता है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी पैथोजन होता है। टिटनस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और सिट्रस कैंकर की बात करें तो जेंथोमोनास सिट्री, इसके जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। किसका? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं। तो एसेक्सुअल जो होता है उसको ध्यान समझना, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो एंडोस्पोर बनाता है यानी बीजाणु बनाता है, या फिर बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है, ठीक है। या तो वो बीजाणु बनाता है, तो बीजाणु का आपको याद रखना है, बीजाणु कब बनेंगे? जब विपरीत कंडीशन होती है तभी ये केस का निर्माण करते हैं, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं अगर बात करें बाइनरी फिजन्स, जब ये फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं तब ये बाइनरी फिजन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं बच्चों? ये कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनके अंदर सेल वॉल क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लियोमॉर्फिक अपन इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी कोशिका अपन इसको बोलते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका अपन लोग बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो नॉर्मली आप ये सारी बातें इसके लिए याद रखना। अब बात कर लेते हैं बच्चों अपन लोग इसके अंदर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम की अगर अपन लोग इसके अंदर बात करें तो जो प्रोटिस्टा होता है उसकी सीमाएं, पहली बात तो अपन को याद रखना, इसकी जो सीमाएं होती है वो निश्चित नहीं है, इसकी जो बाउंड्री होती है वो निश्चित नहीं है। प्रोटिस्टा के अंदर अपन लोगों ने क्या कर रखा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल को या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अपन इसके अंदर रखते हैं। सेकंड थिंग बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो सीमाएं होती हैं वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं है, इसकी बाउंड्री जो होती है वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसके अंदर, तो प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का, जैसे मैंने बताया था, एक्वाटिक, मोस्टली कैसे होते हैं? ये एक्वाटिक जलीय होते हैं। अगर अपन लोग बात करें, अगर कोई वैज्ञानिक ये बोलता है कि भैया ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है तो अपन इसको प्लांट में रख दे, वही अगर दूसरा साइंटिस्ट आता है और इसके लिए मान लो उसको करैक्टर प्लांटी के अंदर न मिलके उसको अगर करैक्टर ज्यादातर सिमिलरिटी शो करने वाले मिल जाए एनिमेलिया के अंदर, तो वो इसको एनिमल किंगडम के अंदर रख देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सीमा होती है वो निर्धारित बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर क्या क्या अपन लोग पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर पढ़ने वाले अपन लोग क्रासोफाइट, जाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड एंड स्लाइमोल्ड, अवपंक, कवक, और साथ साथ प्रोटोजोआ अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक होने के कारण इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड सेल ऑर्गेनेल सभी इसके अंदर होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे भी आगे। और इसका अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सिंपल सी बात है, इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो एसेक्सुअल की बात करें तो ये स्पोर बनाएगा या फिर बाइनरी फिजन करता है। वही अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसके अंदर सिंगेमी होता है, नॉर्मल सी बात है। क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर अपन लोग रखते हैं डाइटम्स एंड डेस्मिड। कौन कौन आता है इसके अंदर? डाइटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड को अपन लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं बच्चों, ये पॉइंट अपन को याद रखना है। डाइटम्स, डाई मतलब टू, तो डाइटम्स जो होते हैं कट इनटू टू, दो पार्ट में इसको अपन लोग कट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके दो कवर होते हैं, आप ये इस तरह से समझ सकते हो। नॉर्मली अगर पूछे तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं एंड मैराइन वाटर में भी होते हैं, दोनों के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। अत्यंत ये सूक्ष्म होते हैं। सेकंड थिंग बात करें तो ये पैसिवली फ्लो होते हैं, वाटर सरफेस पर ये कैसे होते हैं? पैसिवली फ्लो होते हैं, जिधर पानी बहेगा उधर ये भी बहने लग जाते हैं। सेकंड थिंग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो डाइटम्स होते हैं इनकी जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है वो टू ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है बच्चों। किसके थ्रू? ये दो ओवरलैपिंग सेल के थ्रू बनी होती है, ठीक है, जो कि साबुनदानी की तरह देखने को अपन को मिलती है। इसके अंदर सिलिका भरी होती है, इसके अंदर क्या होती है? भित्ति में सिलिका होती है, इस कारण से कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डाइएटोमियस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन लोग डाइएटोमियस अर्थ अपन इसको बोलते हैं। ये टर्म्स बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। डाइएटोमियस अर्थ अपन इसको बोलते हैं, डाइएटमी मृदा अपन इसको बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो कहाँ कहाँ पे इसका रोल है? एक तो इसका पॉलिशिंग में रोल है बच्चों, याद रखना किस किस में? पॉलिशिंग में रोल है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के अंदर यूज होता है, जिससे अपन तेल वगैरह का, सिरप वगैरह का फिल्ट्रेशन करते हैं। वहीं अगर बात करें इसका जो मेन रोल होता है वो साउंड अब्जॉर्बर के रूप में भी होता है, ठीक है, साउंड अब्जॉर्बर के रूप में भी इसका यूज होता है।
सेकंड थिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो आपको ये भी याद रखनी है कि ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं बच्चों। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। इसको अपन लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसके अंदर जैसे ये नाम से पता चला डायनोफ्लैजिलेट, डाइनो मतलब डाई मतलब टू, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगर इसके हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके अंदर कलर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू ये डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि ये पीले, भूरे, हरे, नीले रंग के देखने को मिलते हैं। लाल कलर के मोस्ट ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर गोनियोलेक्स एक एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग इसके अंदर देखें, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है इसकी बच्चों। ये पॉइंट अपन को याद रखना है, क्या बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं इसके ऊपर पाई जाती है। यानी सेल वॉल यानी कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की प्लेट के फॉर्म में होती है बच्चों। सेल वॉल क्या होती है, वो सेलुलोज की प्लेट के फॉर्म में होती है। मेनली जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो एक तो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा कैसा होता है, ट्रांसवर्स फॉर्म में इसके अंदर होता है। नॉर्मल सी बात है। देन आप लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लाल वाला, तो रेड जो डायनोफ्लैजिलेट होता है उसकी संख्या में अगर विस्फोट हो जाता है, उसके नंबर में अगर इंक्रीज यानी उसकी संख्या में विस्फोट हो जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। इसे गोनियोलेक्स एग्जांपल दे रखा है, इसी की ये बात करें, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, रेड टाइड बोलते हैं। जो कि क्या करते हैं, फिर समुद्र के सरफेस पर फैल जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन लोग वाटर ब्लूम बोलते हैं। यह एक बात अपन को ध्यान में रखनी है, यहाँ से ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं जिसके थ्रू जो मछलियाँ वगैरह होती है वो मर जाते हैं, जो समुद्र जीव वगैरह मछलियाँ वगैरह होती है वो मर जाती है। तो जो विष, जो टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं गोनियोलॉक्स, तो आपको ये याद रखना है, उसको बोलते हैं अपन लोग सेक्सीटॉक्सिन बच्चों। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है। तो ये पॉइजन होता है, सिंपल सी बात है, हो गया इतना। तो जो एग्जांपल से ये इंपॉर्टेंट है गोनियोलेक्स, इसके साथ साथ आप एक एग्जांपल और याद रख सकते हो, उसका नाम है नेक्टिल्यूका। क्या एग्जांपल है, नेक्टिल्यूका। तो ये 2 एग्जांपल आप इस डायनोफ्लैजिलेट्स के याद रख सकते हो। देन बात करते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड की बात करें तो याद रखना ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है वो याद रखना, ये कनेक्टिव लिंक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बच्चों। याद रखना ये कनेक्टिव लिंक होते हैं कौन कौन से की, ये प्लांट्स और एनिमल की कनेक्टिव लिंक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बात करें यूग्लिना की, तो इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के इक्वल होते हैं बच्चों। इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट्स के इक्वल होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन उसकी जगह प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल पाई जाती है। इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, बट पेलिकल की इसके अंदर लेयर पाई जाती है। 2 फ्लैजिला इसके अंदर होता है, एक शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है बच्चों। एक तो शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है। वहीं अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनके अंदर मिक्सोट्रोप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। मिक्सोट्रोप का मतलब क्या होता है समझना, अगर मान लो इनको सनलाइट मिल रही है तब तो ये ऑटोट्रोफ, तब तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही है तब ये क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉफी के थ्रू बिहेव करते हैं, यानी कि ये दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात है। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है, संकोचनशील जो रसदानी होती है वो भी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, अपन को यूग्लिनॉइड के बारे में याद रखनी है। एग्जांपल आपको याद रखना है यूग्लिना, जिसका डायग्राम भी अपन को दे रखा है। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है यूग्लिना का ही है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपको डायग्राम देखना है। देन बात करते हैं आप लोग स्लाइम मोल्ड्स यानी कि अवपंख कवक की बात करते हैं। अगर अपन लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं तो इसको अपन लोग फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, फॉल्स फंजाई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई भी अपन इसको बोलते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है, ये डिके मटेरियल से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, गले पदार्थ होते हैं वहां से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर बात करें तो अगर ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर तब ये स्पोरेंजिया से स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल रहती है तब तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, वहीं अगर बात करें कंडीशन अनफेवरेबल रहती है तब ये स्पोरेंजिया से स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके बाहर ट्यूब वॉल होती है और
स्पोरेंजिया क्या होता है आपको पता होगा, फ्रूटिंग बॉडी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि बीजाणुयुक्त फलन का अपन इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या बनाता है, ये स्पोर बनाते हैं, जिसके थ्रू क्या बनाता है, स्पोर बनाते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पोर के अंदर बच्चों याद रखना ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। इन बीजाणुओं का जो परिक्षेपण होता है वो वायु के साथ होता है, सिंपल सी बात है। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर प्रोटोजोआस की बात करते हैं। समझना प्रोटोजोआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर देखते हैं जो मोस्टली प्रोटोजोआ होते हैं, तो याद रखना 100% प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, या तो ये प्रेडेक्टर के फॉर्म में होते हैं या फिर ये पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। ओके, देन अपन लोग बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसके अंदर तो नहीं दिया लेकिन आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो, ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, प्राणियों के पुरातत्व संबंध होते हैं, यह पॉइंट अपन को याद रखने, यानी कि अपने यानी बात करें जो एनिमल्स होते हैं उनके ये एंसेस्टर होते हैं, पुराने एंसेस्टर होते हैं। प्रोटोजोआस को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो याद रखना पहला अमीबॉइड होता है, दूसरा फ्लैजिलेटेड होता है, तीसरा सीलिएटेड होता है और चौथा स्पोरोजोअन्स होता है। तो पहले अपन लोग बात करते हैं अमीबिया प्रोटोजोआ यानी कि अमीबॉइड की बात करें तो इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं सभी आपको बता रहा हूँ। इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं बच्चों, याद रखना स्यूडोपोडिया, जिनके थ्रू ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो ये फ्रेश वाटर, मेराइन, सॉइल, ये हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मेराइन की बात करें तो इनके अंदर सिलिका के कवच होते हैं बच्चों। अगर समुद्री प्रकार के अंदर बात करें, समुद्र में रहने वालों की बात करें तो इनके अंदर सिलिका के कवच होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, दूसरा एग्जाम्पल आपको अमीबा याद रखना है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो अमीबा, सेकंड आएगा एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। देन बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं। फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोअन्स होते हैं तो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ बात है, सीधी सी बात है, अगर नाम से पता चला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं और एज ए पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। लेकिन जब ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं तब ये डिजीज कॉज करते हैं बच्चों, और डिजीज का नाम आपको याद रखना है कौन सा, तो स्लीपिंग सिकनेस वाली डिजीज आपको याद रखनी है। कौन सी डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, जो पैथोजन हो गया जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज कर रहा है। देन अपन लोग बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की। तो जो सीलिएटेड होते हैं इनके अंदर सरफेस पे क्या होते हैं, हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं, यानी पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो सीलिया होते हैं वो एक साथ लयबद्ध गति करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जल से पूरी जो भोजन होता है, ठीक है, उसको किसकी तरफ भेजते हैं, गैलेट की तरफ भेज देते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों वो आपको याद रखना है, पैरामीशियम का डायग्राम भी दे रखा है, तो पैरामीशियम का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आप लोग स्पोरोजोन्स की बात करें तो स्पोरोजोन्स के अंदर किसी भी प्रकार का स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। देन बात करें ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ये पैरासाइट और पैथोजेनिक के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, पैरासाइट और पैथोजेनिक के फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो स्पोर वाला आपको जरूर याद रखना है, ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद रखना प्लाज्मोडियम वाइवक्स, एग्जांपल कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स, जो कि कौन सी डिजीज कॉज करता है भैया, मलेरिया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवक्स ये डिजीज, ये एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, डिजीज का नाम याद रखना मलेरिया डिजीज। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अब कवक यानी कि फंगस। तो किंगडम फंजाई की बात करें तो इसको अपन लोग ग्लोबल डाइवर्सिटी बोलते हैं, इसकी स्टडी को अपन लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, तो ये ह्यूमस रिच सॉइल के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर हल्की फुल्की अपन को नमी देखने को मिले वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर आपको फंगस जरूर नजर आएंगे। देन अपन लोग बात करें इसके अंदर तो जो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर होते हैं वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट के अंदर बात करो तो इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बच्चों, याद रखना इस चीज़ के अंदर, इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देन बात करें ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, परपोशी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो आपको पता है इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसके अंदर तो यूजफुल इफेक्ट भी है और हार्मफुल भी है। यूजफुल के अंदर बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, एडिबल होते हैं, खाने योग्य भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। हार्मफुल की बात करें तो डिजीज कॉज कर, एक कोशिका फंजाई से ईस्ट वगैरह होता है रोटी बियर बनाने के लिए, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। वहीं अगर बात करें तो ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ गेहूं के अंदर जो कीट रोग होता है वो पक्षिनिया के कारण होता है, और साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, तो इनसे एंटीबायोटिक्स भी अपन को प्राप्त होती है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक्स मिली थी, ठीक है ना। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए, सारे इसके इंपॉर्टेंट
करेक्टर हो गए। तो यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, दोनों ही ये होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर बात करें तो आपको याद रखना है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है? ईस्ट, जो कि एक एक्सेप्शन है, यानी सिंगल ईस्ट ही ऐसा है जो फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब ध्यान से समझना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका जो बॉडी होती है, मान लो इस तरह की इनकी बॉडी होती है, ठीक है, फिलामेंटस बॉडी होती है। अगर अपन लोग एक सिंगल फिलामेंट की बात करें तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइफ, अपन इसको बोलते हैं सिंगल फिलामेंट को। वहीं अगर बात करें इसके अंदर एक से ज़्यादा होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग हाइफी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब ये जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट होते हैं, यानी कि ये एसेप्टेट भी हो सकते हैं और ये सेप्टेट भी होते हैं, बीच में सेप्टा भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेप्टेट किस किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। और अगर बात करें एसेप्टेट की तो एसेप्टेट किस में होता है? केवल और केवल फाइकोमाइसिटीज में होता है, ठीक है ना। तो अगर इस कंप्लीट फिलामेंट्स की बात करें, सभी की मिलाकर बात करें, तो ये इसको अपन लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? माइसीलियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को याद रखने, नॉर्मल सी बातें हैं। ओके, तो सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, किसकी बनी होती? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये हेटरोट्रॉप होते हैं, ठीक है, और ये सभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। देन बात करते हैं इसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के थ्रू भी हो सकता है, फिजन्स के थ्रू हो सकता है, जिसको हम लोग बडिंग वगैरह बोलते हैं, जो किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये स्पोर एंजियोस्पोर के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको पता है जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल यानी अचल बीजाणु, एक होता है चल बीजाणु, ठीक है। नॉर्मल सी बात करते हैं। देन आता है एसेक्सुअल के अंदर कोनेडिया फॉर्मेशन। तो कोनेडिया फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोजीनस भी हो सकता है। तो कोनेडिया फॉर्मेशन किन किन में होता है? तो बच्चों याद रखना, ये होता है एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है, ऊ स्पोर बनाता है, ये एस्पोस्पोर बनाता है, साथ साथ ये बेसिडियोस्पोर। तो तीनों पॉइंट अपन को याद रखने हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। इनका जो लैंगिक चक्र होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसकी अपन लोग बात करते हैं। तो अगर इनके अंदर लैंगिक चक्र के अंदर तीन स्टेप होती है, तीन स्टेप कौन कौन सी होती है वो आपको सीखना है। पहली स्टेप होती है इसके अंदर प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है बच्चों? नॉर्मल सी बात है, प्लाज्मोगेमी के अंदर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी में क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। सेकंड स्टेज आती है डाइकैरियन। सेकंड क्या होती है? डाइकैरियन। डाइकैरियन के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं तो डाइकैरियन फाइकोमाइसिटीज के अंदर तो शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है और एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर लॉन्ग टाइम होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। और थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर कैरियोगेमी। थर्ड स्टेप क्या आता है इसके अंदर? कैरियोगेमी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। तो एक चीज और इसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखी है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना ध्यान से। दो अगुणित कोशिकाओं के अंदर संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित यानी कि 2n सेल बन जाती है, ठीक है। यद्यपि अन्य फंजाई यानी बात करें एस्कोमाइसिटीज का, इन्होंने अलग से नाम लिया। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक की अवस्था बनती है, जिसके अंदर क्या होता है? एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? डाइकैरियन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या याद रखना बच्चों इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डाइकैरियन बोलते हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रिक अवस्था बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, यही नाम हो गया इसका, ठीक है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, यानी पहले जो होते हैं वो सेल के अंदर केंद्रक फ्यूज नहीं होता है, न्यूक्लियस फ्यूज इसके अंदर नहीं होता है, जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर केंद्रक फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो जो पैतृक केंद्रक होते हैं वो फ्यूज होते हैं, उनका संलयन हो जाता है और कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉइड हो जाती है। सीधी सी बात है। जिसमें न्यूनीकरण विभाजन की बात करें, न्यूनीकरण विभाजन किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा, ये बोलते हैं अपन मियोसिस को बोलते हैं। इसके कारण क्या बनते हैं? इसके अंदर अगुणित बीजाणु यानी कि स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कवक जाल की आकारी की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को चार भागों में इसको वर्गीकृत करती है। तो इसको क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर, जैसे कि ये पैराग्राफ दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है समझना ध्यान से।
इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देखें तो मोस्टली मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कवक जाल की आकारी के बेसिस के ऊपर। सेकंड आता है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु बनने की विधि के आधार पर। थर्ड आता है फ्रूटिंग बॉडी, इसको अपन लोग फ्लनकाय बोलते हैं। तो फ्लनकाय के बनने के आधार पर इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, यानी कि 4 टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया। पहला फाइकोमाइसिटीज, देन आएगा एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं, समझना, फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं इसको अपन लोग एल्गल फंगाई भी बोलते हैं। बच्चों याद रखना क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एल्गल फंजाई अपन लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्गल फंजाई बोलते हैं। ये एक्वाटिक होता है, डिके मटेरियल के ऊपर भी रह सकते हैं और साथ साथ ही पैरासाइट के फॉर्म में भी ये रहते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में भी ये रहते हैं, अविकल्पी परजीवी जिसको अपन लोग बोलते हैं। सेकंड थिंग बात करनी है इसके अंदर माइसीलियम। जो माइसीलियम होता है यानी कवक जाल जो होता है वो अपट्टीय यानी कि एसेप्टेट होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक यानी बहुकेंद्रित होता है। सिंपल सी बात है, ये कोई माइसीलियम है तो इसके अंदर अगर सेप्टा नहीं होंगे, इसके अंदर पट नहीं होंगे, तो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस अपन को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रिकी अवस्था क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रिक, जिसको अपन सिनोसिटिक बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो जी स्पोर एप्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। और वही अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है, जिसके अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों टाइप के होते हैं। नॉर्मली इसके अंदर दे भी रखा है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो म्यूकर एग्जांपल याद रखना, कौन सा, म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस जो होता है इसको अपन लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। राइजोपस क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, रोटी का कवक, अपन इसको पहले बता चुके हैं, यानी कि आगे भी ये आ चुका है। एल्बुगो की बात करें तो ये व्हाइट रस्ट, सरसों के अंदर ये व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है, सरसों के अंदर यानी मस्टर्ड के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज ये कॉज करता है। सेकंड आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को अपन लोग सेक फंजाई बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, सेक फंजाई। ये पॉइंट अपन को याद रखना, सेक फंजाई बोलते हैं अपन इसको। और अगर बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि मैंने कह दिया था ईस्ट के अंदर तो ये यूनिसेलुलर होता है, बाकी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम वगैरह के अंदर, ठीक है। ये सेप्रोफाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी कि जो डग वगैरह होता है, गोबर वगैरह होता है, वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। देन अपन लोग बात करें इसके अंदर, तो इनका जो कवक जाल होता है, इनके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये बच्चों याद रखना, सेप्टेट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और ब्रांच होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कॉनेडिया के थ्रू होता है, और कॉनेडिया के थ्रू भी कैसा है, एक्सोजीनस टाइप का। बच्चों ये पॉइंट अपन को याद रखना, कैसा होता है, एक्सोजीनस टाइप, जिसको बहिर्जात रूप अपन इसको नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं। देन बात करें इसके अंदर जो कॉनिडिया होता है वो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाता है, माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर बनाता है। तो एस्कोस्पोर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो एक एस्कोकार्प के अंदर 4 एस्कस प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखना, एक एस्कोकार्प के अंदर क्या होता है, 4 एस्कस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यही है, ये वाली लाइन आपको पढ़ना है अच्छे से। देन अपन लोग बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स है जैसे एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लेविकैप्स हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, मॉरल्स हो गया, ट्रफल्स हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो जो न्यूरोस्पोरा होता है वो ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम भी अपन इसको बोलते हैं बच्चों, याद रखना, पादप जगत का ड्रोसोफिला भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, किसको, न्यूरोस्पोरा को। तो बच्चों ये अपन को याद रखने हैं ये सारे एग्जांपल्स। देन आता है बेसिडियोमाइसिटीज। देन क्या आता है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज को अपन लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लब फंजाई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई किसको बोलते हैं अपन लोग, बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं। ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ बॉल्स बोलते हैं, मशरूम बोल देते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जो सॉइल में हो गया, डिके में हो गया, एज ए पैरासाइट के फॉर्म में भी होता है, जिससे आपने पढ़ा होगा स्मट वगैरह, ठीक है। पैरासाइट के फॉर्म में क्या था, स्मट एंड रेस्ट। स्मट क्या करता है, ऑस्ट्रेलेगो, एंड रेस्ट होता है पक्षिनिया करता है, ठीक है। तो ये सिंपल से है पॉइंट, अपन को इसके अंदर याद रखना है। अगर माइसीलिया की बात करें तो ये ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, ब्रांच्ड होते हैं और ये सेप्टेट होते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमेटोगैमी एंड बेसिडियोस्पोर के फॉर्म में होता है। जैसे कि एक बेसिडियोकार्प के अंदर, बच्चों याद रखना, एक बेसिडियोकार्प के अंदर आपको 4 बेसिडियोस्पोर देखने को मिलते हैं। एक बेसिडियोकार्प से क्या बनता है, 4 बेसिडियोस्पोर बनता है, जो कि एक्सोजीनस टाइप का होता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 4 बेसिडियम बीजाणु, इसको अपन लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिडियो
स्पोर बोलते हैं। तो एक बेसिडियो कार्प से 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्सोजीनस होता है। कैसा होता है? जो कि एक्सोजीनस होता है। लैंगिक अंग इनके अंदर नहीं होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, स्पोर भी इसके अंदर नहीं बनता है। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर स्पोर एंड सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो एगेरिकस हो गया जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया जो कि स्मट में आपको याद रखना है, पक्सिनिया रेस्ट करता है। तो ये नॉर्मली जो एग्जांपल्स है ये सारे एग्जांपल्स अपन को याद रखने हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं इसको अपन लोग इनकम्प्लीट फंजाई बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इनकम्प्लीट फंजाई क्या होता है तो बच्चों याद रखें ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन लोग बोलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक अननोन है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी खोज अभी तक इसके अंदर नहीं पता चली, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अभी तक तो एब्सेंट है क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चला। इसके अंदर केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। माइसीलियम की बात करें तो इसके अंदर सेपरेट होता है और ब्रांच होता है। माइसीलियम कैसा होता है? इसके अंदर सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? याद रखना, वो कोनिडिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वो कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है, कोनिडिया के थ्रू। तो एसेक्सुअल अलैंगिक जानू जिसके अंदर किसके थ्रू होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया के थ्रू होता है। सपोज करना, अगर मान लो ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य के अंदर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रवस्था का पता चल जाता है, तब तो हमें इसे एस्कोमाइसिटीज में, मान लो अगर एस्कोमाइसिटीज से ज़्यादा सिमिलरिटी शो करा तो अपन एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज से सिमिलरिटी ज़्यादा शो करा तो अपन इसको कहाँ पे रख देंगे? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी बात है। और इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं, मृतजीवी होते हैं, या फिर पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। सिंपल सी बात है, यानी डिकम्पोजर्स के फॉर्म में होते हैं। डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर जिसको अपन लोग बोलते हैं, अपशिष्ट का अपघटन ये करते हैं, ठीक है ना। अपशिष्ट का अपघटन ये करते हैं। साथ ही साथ बात करें तो ये मिनरल साइकिलिंग के लिए भी यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो खनिजों के चक्रण में भी ये सहायता करते हैं। इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्या? फंजाई हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फंगस वाला भी अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया, कवक वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। ध्यान से समझना, ये जो प्लांट किंगडम होता है ये अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर आता है अपना उसके अंदर कवर करेंगे इसको। और वहीं अगर बात करें एनिमल किंगडम की, कौन सा? एनिमल किंगडम की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है इसके आगे वाले यानी प्लांट किंगडम से आगे वाला जो चैप्टर आएगा वो एनिमेलिया किंगडम आता है। अपन इसके अंदर इसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। इतना सा क्लियर हुआ? ओके। और वायरस के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊं तो इसके अंदर देखो क्या क्या आता है। वायरस आता है, ठीक है, वायरस आएगा, और वायरोइड आता है, प्रियोन आता है और लाइकेन आता है। 4 चीज़ें आती है, ठीक है। वायरस आता है, वायरोइड आता है, लाइकेन आता है, और एक चीज़ और इंक्लूड है इसके अंदर, इस एनसीईआरटी में तो नहीं है, न्यू वाली के अंदर है, उसको बोलते हैं आप लोग प्रियोन बोलते हैं। इन चारों के मैं आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको वो इजीली समझ में आ जाएगी, इतना कुछ मैंने उसमें टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। तो एक बार आप उन नोट्स को पढ़ लेना और उन वीडियोस को देख लेना जो कि क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। तो वैसे मैंने उसके अंदर भी हिंदी के अंदर ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, और जो नोट्स है वो एकदम ईजी वे के अंदर आपको मिल जाएंगे, एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखना है, साथ ही साथ समरी लास्ट में दे रखा है। तो ये हो गया अपना सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट, जो कि हिंदी मीडियम एनसीईआरटी से है, 11th एनसीईआरटी का। तो आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा, ठीक है, अच्छे से जाना होगा। इसके बाद जरूर आप इसके जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड उनको जरूर सॉल्व करना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा अच्छे हो जाए।